नमस्कार। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आधारित हमारे कार्यक्रम बीच बहस में मैं राकेश वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि इस वर्ष यानी कि 15 अगस्त 2022 को हम ब्रिटिश राज से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम आज़ाद भारत की 75 वर्ष की स्वर्णिम उपलब्धियों, हमारे देश के समृद्ध इतिहास और बहुआयामी संस्कृति को याद कर रहे हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम आज हमारी आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन और हमारी उपलब्धियों पर गौरवान्वित हो पा रहे हैं, उन्हें सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी आज़ादी के नायकों का त्याग और बलिदान है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाने में युवाओं की भी अहम भूमिका रही है। आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन में तत्कालीन युवा पीढ़ी के त्याग, बलिदान और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज के कार्यक्रम में हम तत्कालीन युवा पीढ़ी की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही उनके देश के प्रति आदर्शों और विचारों को भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाजशास्त्री ऋतु सारस्वत जी। ऋतु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार। ऋतु जी, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन और देश की आज़ादी में युवाओं की भूमिका को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, वो बहुमूल्य योगदान है जिनके कारण आज हम और आप बैठकर बात कर रहे हैं। एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र राष्ट्र कहना ज़्यादा उचित होगा। स्वतंत्र राष्ट्र में हम एक खुले वातावरण में श्वास ले रहे हैं और इन सबसे महत्वपूर्ण अपने स्वयं को जीवित रखते हुए ससम्मान जीवन जी रहे हैं। तो उनके ऋण से तो हम कभी वो ऋण हो ही नहीं सकते। और जितनी गाथा उनके लिए लिखी जाए, कही जाए और गुनी जाए, उतनी कम है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सिर्फ यहाँ तक कह देना कि यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमाना हमारा। तो ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन कभी ये सोचने का प्रयास बहुत मुश्किल से हम करते हैं, क्योंकि हम भाग रहे हैं, निरंतर भाग रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो हम ये जानने का विचार ही नहीं कर पाते कि ऐसी क्या बात है हमारे भीतर जो पहले भी थी, आज भी है और हमेशा जब आप और मैं नहीं रहेंगे तब भी रहेगी। कि ऐसा क्या है कि ये सारा संसार हमारा शत्रु बन भी जाए तो हमारे चेहरे से ना तो मुस्कुराहट जाती, ना हृदय से हमारे मुस्कान जाती, और वसुदेव कुटुंबकम की भावना कभी हमारे भीतर विलोपित नहीं होती। तो कुछ तो ऐसा है, वो है सबको अपनाने का भाव। और ये भाव कि सारा संसार मेरा है, मैं उसे अपने आंचल में समेट लूं। यही भाव शायद हमारे आज़ादी के उन नायकों का। और इसी भाव से उन्होंने अपने जीवन को कभी भी महत्व नहीं दिया। उन्होंने अपने स्वप्नों को महत्व नहीं दिया। तो जब उन्होंने अपने स्वप्नों को महत्व नहीं दिया, अपने जीवन को महत्व नहीं दिया, तो वो जो त्याग की तपोभूमि है उस पे आज हम विचर रहे हैं। तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि उन महानायकों का ना केवल हम स्मरण करें, सिर्फ ये आज़ादी के अमृत महोत्सव तक सीमित नहीं हो, ये निरंतर आगे ये यज्ञ चलता जाए और उसमें हमें क्या आहुति देनी है इस पे हम ज़रूर विचार करें। सिर्फ ये जीवा से देने वाली आहुति नहीं होनी चाहिए ना। हम जब भी आज़ादी के युवा नायकों की बात करते हैं तो हमारे समक्ष चंद नाम उभरते हैं, जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान। हम कहीं ना कहीं उन गुमनाम नायकों के बारे में बात नहीं करते हैं जो शायद हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया नहीं गया है या हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। दूरदर्शन इस विषय में एक विशेष सीरीज भी चला रहा है। आपका इस विषय में क्या कहना है? थोड़ा सा भेदभाव हो गया, और मैं यहाँ भेदभाव ये कर रही हूँ क्योंकि मैं महिला हूँ, स्त्री हूँ। तो मैं उन नायिकाओं की बात करना चाहूँगी जिन्होंने ऐसा अभूतपूर्व योगदान दिया। और मैंने स्वयं अपनी 12वीं कक्षा और ग्रेजुएशन लेवल तक इतिहास पढ़ा और खूब पढ़ने पलटे, लेकिन उन नायिकाओं का नाम अब जब मैंने जाना, क्योंकि मैंने उस इतिहास को टटोलना शुरू किया। इतिहास के विद्यार्थी होते हुए भी आपने नहीं पढ़ा। तो इसलिए मन दुखता है, पीड़ा होती है कि वो नायिका कहाँ गुम हो गई। देखिए, मैं इसको इस तरीके से लेती हूँ, हम बड़े डरे सहमे से, और कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में क्या होता है, मोहम्मद गौरी है ना, तैमूर,
इनके नाम के बारे में जानते हैं, जो संपूर्ण नकारात्मकता लेकर इस देश पर जिन्होंने आक्रमण किया। पर इन दोनों आक्रमणकारियों को जिन्होंने नाकों चने चबे चबाया, उन वीरांगनाओं के बारे में ना मुझे पता था, कुछ समय तक ना मुझे पता था, और शायद हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं उनको भी नहीं पता होगा। बिल्कुल। जैसे तैमूर लंग को किसने परास्त किया, या मोहम्मद गौरी को किसने परास्त किया, राम प्यारी गुर्जर के बारे में कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। है ना। नायिका देवी के बारे में कौन जानता है, जो गोवा की बेटी थी और गुजरात सौराष्ट्र में आके ब्याही गई, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जब राम प्यारी गुर्जर जो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ, और उस समय उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने तैमूर लंग, तो बाद में तैमूर लंग की बात तो मैं आपसे कर ही रही हूँ, कि जब तैमूर आया और उसने आक्रमण किया, ये लगभग 1398 ना की बात है, 1398 की बात है, 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 14वीं शताब्दी मोड़ पर आ चुकी थी, कि हम भयभीत उनके बारे में कि वो पूरे दिल्ली को नष्ट कर चुके हैं, नरसंहार कर रहे हैं। और ये बात उस समय तत्कालीन समय का जो जाट जो क्षेत्र था, वहाँ तक जब ये बात पहुँची, तो वहाँ के सारे समुदाय एकत्रित हुए और ये निर्णय हुआ कि नहीं, ऐसे तो हम अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं होने देंगे। और उस समय उस महापंचायत में, जिसमें सभी पंथ को मानने वाले और सारी जातियों को मानने वाले एक महापंचायत का गठन हुआ, और जिसमें 80,000 पुरुष सेनानी थे। तो आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि उसमें 40,000 महिला सेनानी थी। 40,000 महिला सेनानी थी। और उन महिला सेनानियों में वो ग्रामीण अंचल से संबंध रखने वाली महिलाएं थी, जिन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाए थे। पर शस्त्र अस्त्र हाथ से उठाने वाली चीज़ नहीं, वो मन में है कि मैं अपने देश को झुकने नहीं दूंगी, मैं अपने देश को झुकने नहीं दूंगा। अगर मेरे पास हाथ नहीं रहेंगे तो मैं सर से लड़ूंगा, धड़ से लड़ूंगा, कुछ नहीं रहेगा मैं अपने पाँव से लड़ूंगा। वो जो भाव है ना, जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। और राम प्यारी गुर्जर, देखिए यहाँ पर मैं एक बात को और इंगित करती हूँ कि इन वीरांगनाओं ने, चाहे वो नायिका देवी की बात कर रहे या राम प्यारी गुर्जर की बात करें, इन्होंने बड़े गजब कूटनीति का पालन किया। उन्होंने रण क्षेत्र को एक, जिसे हम बड़े खुश होके कहते हैं मैनेजमेंट गुरु, उस रूप में उन्होंने उस चीज को पूरा चित्रित किया, पूरा स्ट्रैटेजी बनाई। और राम प्यारी गुर्जर ने अपनी जो महिला सेनानी थी उनको सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं दिया, उन्होंने उनको 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा जो भोजन का प्रबंध करेगा सेनानियों के लिए। दूसरा जो भाग उन्होंने विभक्त किया वो था कि जो शत्रु सेनानी हैं उनके भोजन को नष्ट करेगा, कि अगर भोजन नष्ट होगा तो भूखा व्यक्ति बहुत लंबे समय तक लड़ नहीं सकता। और तीसरा मूल कि दिन के समय पुरुष सेनानी अगर आक्रमण करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि अशफाक उल्लाह खान को जब फांसी हुई थी तब उनकी उम्र 18 वर्ष थी। भगत सिंह को जब फांसी हुई थी जब मात्र उनकी उम्र 23 वर्ष थी। तो ये बात तो ठीक है जो आपने उनके भावों के बारे में बताया कि उनके भाव ये थे। असल में उनके इन सब के पीछे का जो थॉट प्रोसेस था, बेसिक थॉट प्रोसेस था, वो क्या था? देखिए, यहाँ भाव होना एक अलग बात है उसके लिए, लेकिन फांसी पे जाने के लिए तो आपको बहुत कुछ। मैं यही बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि समस्या ये है कि हम अपने बाह्य जगत के इर्द गिर्द एक ऐसी परिधि को निर्मित कर लेते हैं जिससे बाहर हम झांकने का प्रयास नहीं करते। हमारे बाहर जो कुछ है वो भौतिक है, और इनकी सबसे बड़ी ताकत ही अभौतिकता। अच्छा। राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्र की पहचान, वो पहचान जो मुझे भारतीय होने पे गौरवान्वित करती है। और मैं इसको एक बहुत, देखिए मैं समाजशास्त्र के विद्यार्थी हूँ, तो और मैं चाहती हूँ कि आज मैं जो युवाओं से बात कर रही हूँ वो अपने भीतर टटोल के देखें और इस वास्तविकता से परिचित हों कि बिना आध्यात्म के भारतीय संस्कृति की क्या पहचान है, उसकी आध्यात्म। तो बिना आध्यात्म के भारतीयों की पहचान नहीं है, और ना ही किसी की भी पहचान में, किसी के भी परिचय में वो स्थायित्व आ सकता है। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा, मैं आपका समय ले रही हूँ 2 मिनट का, किसे हम इससे समझें कि हम लोग मान के चलते हैं कि जीवन मेरा स्थायी है। जीवन स्थायी नहीं है, जीवन अस्थिर है। एक कमल पे कमल पुष्प पे बैठे हुए जल की भांति जो निरंतर हिलता रहता है,
लेकिन वो जो भाव आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ये जो वीर थे, उनके भीतर कौन सा भाव था? उन्होंने गौतम बुद्ध के उस भाव को अपने अंदर इंगित किया था कि जीवन अस्थिर है, पर ये जो क्षण है वो स्थिर है। इस क्षण पे मैं जो लिख गया वो अमर हो जाएगा। इस क्षण पर अगर मैंने अपने लहू से रेखांकित कर दिया, वो मेरे देश के नाम हो जाएगा और मेरा देश अमर हो जाएगा। तो आपने नारियों की बात की, राम प्यारी गुर्जर की, तब के पुरुषों का ये दृष्टिकोण था नारियों के प्रति, जो भी आपने बताया। बिल्कुल। आज के नौजवानों का नारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और क्या है? आदर्श स्थितियों की बात तो हम करते हैं जी, लेकिन वो किस तरीके से डेवलप हो और वो क्या होना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना यू टर्न लेना, फिर मैं कहती हूँ बहुत सारे सौभाग्यों के बीच में जो विचारधारा आज है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ विचारधारा है, हर चीज़ की बात नहीं मैं कर रही हूँ, और उसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य क्या है कि वर्तमान युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति के पीछे दीवानी है। और पश्चिमी संस्कृति क्या बात करती है? स्त्रियों को समकक्ष लेकर आओ। अरे भाई, हमारे यहाँ स्त्री तो पहले से ही, जब ये संस्कृति का निर्माण हुआ तब से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। जिस संस्कृति में अर्धनारीश्वर की बात होती है, जहाँ स्त्री के बगैर यज्ञ नहीं होता, वहाँ स्त्री के बगैर पुरुषों के जीवन की कल्पना की ही नहीं गई है। लेकिन फिर कहती हूँ कि वो जो शिक्षा पद्धति रही, जो अंग्रेजों के आक्रमण के बाद आई, उसने हमारी सोच को बहुत कुछ छित विचित कर दिया। उसने हमारी सोच को सिर्फ एक व्यवसायीकरण की तरफ कर दिया। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में, फेसबुक, सोशल मीडिया के दौर में, आप इन सब चीज़ों से कैसे अलग होंगे? मैं बताती हूँ ना आपको कि कैसे अलग होंगे। देखिए, क्या बिना नींव के भवन बन सकता है? नहीं, संभव नहीं है। नहीं है ना। उसी तरीके से कंप्यूटर का ज्ञान, प्रौद्योगिकी का ज्ञान और जो वर्तमान में आवश्यक है, उन सब का ज्ञान होना ज़रूरी है, पर उसके लिए ये कदापि नहीं है ना कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आपको हैरानगी होगी और शायद बहुत सारे युवाओं को पता भी ना हो, और अगर पता होगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि जब टॉकिंग कंप्यूटर की बात हुई है ना, तो सारी जो विदेशी भाषाएं हैं उनके साथ साथ भारतीय भाषाओं के बारे में भी शोध किए गए। एंड यू विल बी सरप्राइज कि आपको हैरानगी होगी कि इसमें जो सर्वोच्च स्थान मिला वो सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा को मिला, और वो कौन सी भाषा है? संस्कृत। तो क्या हमें गौरवान्वित नहीं होना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असल में है ही उसी पे। तो फिर हम कैसे पिछड़े हुए हो गए? हम कैसे, अगर संस्कृत, लेकिन अब आप देखिए संस्कृत को हमने बिल्कुल त्याग दिया। हमने कहा नहीं, संस्कृत की क्या आवश्यकता है? बात ये ना, वो ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप जब जहाँ डॉलर और अंग्रेजी की बात होती है तो वहाँ आप संस्कृत को लेके आप कैसे बढ़े? ये बात सबसे पीड़ादायक पता है क्या है? उसका आर्थिक पक्ष भी तो देखना होगा नौजवानों को। बिल्कुल, आर्थिक पक्ष की ही मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब सारी संस्कृतियाँ थी, है ना, ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं आई थी, अंग्रेजी भाषा ने हमारे देश पे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो आक्रमण कर दिया, पर अंग्रेजी भाषा का आक्रमण यथावत बना हुआ है। पर आप मुझे प्लीज़ बताइए, जर्मनी, जापान एंड रशिया, क्या ये महाशक्ति नहीं है? चाइना, क्या ये महाशक्ति नहीं है? यहाँ ये अंग्रेजियत की गुलामियत नहीं है। तो इस बात में मेरे बात का सारा जवाब है कि दूसरों की गुलामी पर पाकर और आप अपना परचम लहराएं, ये तो भारतीयों की पहचान। क्यों आप अपनी संस्कृत को और हिंदी को इतना? एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, हम युवा क्रांतिकारियों की जब बात करते हैं तो उनके क्रांतिकारी पक्ष को तो हम देखते हैं, लेकिन उनका वैचारिकी पक्ष क्या है? देखिए, वैचारिकी पक्ष तो जो मूलभूत तत्व ये है कि स्वयं का रक्षण करना और अहम का भक्षण करना। अगर ये दो बातें समझ में आ जाएंगी ना, युवा पीढ़ी के साथ क्या है कि अंतोतगतवा उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? भौतिक संसाधनों की पूर्ति करना। बिल्कुल, है ना। अगर वो भौतिक संसाधन जीवन में पाना एकमात्र लक्ष्य रहेगा तो अंतोतगतवा जीवन में सिवाय निराशा के कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज 2, फिर 4, फिर 8, फिर ये संख्या निरंतर चलती रहेगी। तो मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि भौतिक आवश्यकता, जो बात आपने कही, ये सच है।
कि हमें उन्नति करनी है, हमें भौतिक संस्कृति की ओर भी उन्मुख होना है, लेकिन इसका कदापि तात्पर्य नहीं है कि आप अपने धरातल को छोड़कर आगे बढ़े, क्योंकि बिना धरातल के आप कभी भी फिसल जाएंगे और कभी भी गिर जाएंगे, और ऐसा हो रहा है। मैडम, यूँ तो समस्याएं और चुनौतियां हर दौर में रहती हैं। बिल्कुल रहती ऐसा कोई समय, ऐसा कोई दौर नहीं है जब चुनौतियां या समस्याएं नहीं हो, लेकिन तब के नौजवानों ने उसको उस तरीके से देखा, तो आज के नौजवान उसको किस तरीके से देखें? क्या उनका दोनों उस पीढ़ी के और इस पीढ़ी के नौजवानों का तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं खुद एक माँ हूँ। मैं यहाँ नौजवानों का अगर आप बात करें तो उनकी गलती थोड़ी सी कम, और हमारी पीढ़ी की जो जननी है, जो अभिभावक है, उनका जो उनकी भूमिका है उस पर चर्चा करना चाहूँगी। क्योंकि भगत सिंह की माँ, शिवाजी की माँ जीजाबाई ने क्या कहा था? गुलामी की रोटी नहीं खानी। आज माँ क्या कहती हैं? पहले आप मर्सिडीज का प्रबंध करो, चाहे उसके लिए पैकेज अच्छा होना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको बैकडोर एंट्री ही क्यों ना लेनी हो। तो ये शिक्षा तो अभिभावकों को देनी होगी। वो जो बीज उन्होंने बचपन में बो दिया है, वो तो पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका किस तरीके से हो सकती है? एक तरफ तो उनके सामने आर्थिक पक्ष की चुनौतियां हैं, भौतिकता को भी लेके उनको चलना है, क्योंकि आज के दौर में शायद संभव है नहीं कि पूर्ण रूप से छोड़ दें। तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका फिर किस तरह से हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मैं ऋतु, मैं राजस्थान की निवासी, मैं अमुक जिले की निवासी, इस परिधि को तोड़ दें, अपना सिर्फ एक परिचय रखें, मैं भारतीय हूँ। दूसरा, किस परिचय से मुक्त हो जाए? मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं क्षत्रिय, या मैं किसी भी जाति, इससे मुक्त हो जाए। ये मुक्ति देश की प्रगति का मार्ग आसान करेगी। अब उसके बाद इन सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरा परिचय अगर भारतीयता का है, मेरा परिचय अगर भारतीय होने का है, तो मुझे अपने स्वयं को मजबूत करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए, चाहे आप प्रौद्योगिकी, बिल्कुल आपने सही कहा कि भौतिक जगत में रहते हैं तो संसार से हम मुक्ति की बात नहीं कर सकते। तो आप चाहे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में जाएं, चाहे आप चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जाएं, मेरा अनुग्रह है और मैं बहुत मन से आप सभी युवाओं से ये प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना शब्द का प्रयोग करूँगी क्योंकि मैं अपने भारत को बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर और बहुत सुदृढ़ देखना चाहती हूँ कि कृपा करके अपना इतिहास पढ़िए और ये देखिए कि हमारा इतिहास कब कब कैसे कैसे कौन से मोड़ लिया। और मैं यहाँ एक बात दोहराना चाहूँगी, इतिहास अपने आप को निरंतर दोहराता रहेगा। कब तक? जब तक आप इतिहास में की गई गलतियों से सबक ना लें। तो अब उचित समय आ गया कि उन गलतियों से सबक लेना भी शुरू करें। राष्ट्र निर्माण में अभी आपने युवाओं की भूमिका पर चर्चा की, उनकी ये भूमिका होनी चाहिए थी जी। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अपेक्षित हैं, जो होनी चाहिए थी या जो व्यवधान के रूप में मौजूद हैं हमारे समक्ष, जिनसे हमको पार पाना है? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो अतीव लालसा, अतीव महत्वाकांक्षा, और ये सब उसका तो वही बात है, ग्लोबलाइजेशन के आप दौर में है। अब आप बात सुनिए कि वही ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो वैश्विक संस्कृति के परिपाटी के महानायक माने जाते हैं वो सारे देश आज भी शांति के तलाश में हमारे देश में आ रहे हैं ना। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये हमें इस वास्तविकता से परिचित होना पड़ेगा। और मैं आपको बड़ी हैरानगी वाली बात बताऊं, तमाम साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को सिद्ध कर चुकी हैं कि दैहिक सुख से कहीं अधिक मानसिक सुख की आवश्यकता है। और दैहिक सुख एक पल, एक क्षण में आके खत्म हो जाता है। अंतोतगतवा आपको जब ये विचार करना होगा कि मैंने क्या दिया, तो भारतीय संस्कृति का जो मूल है, पहले आप फिर मैं, तो कृपा करके वर्तमान युवा पीढ़ी ने जो अब ये निश्चित कर रखा है, पहले मैं फिर आप, उसको परिवर्तित कर दें। ये सबसे बड़ा व्यवधान है। और एक, अगर आप मुझे समय दें, क्योंकि मैं दोहराती हूँ, मैं समाज के भीतर न केवल रहती हूँ, उस समाज के क्षण क्षण को जीती हूँ। जिस देश ने आपका पालन पोषण किया है, ये सबसे बड़ा व्यवधान है। आप चौपालों पे देखें, आप मंचों पे देखें, आपके जीवन से सिर्फ एक वाक्य उद्भाषित होता है, भारत में ये नहीं है, भारत में ये नहीं है।
कृपा करके इस बारे में तो बताएं कि जिस माँ ने 9 महीने आपको कोख में रखा, या जिस पिता ने आपको छांव दी, उस परिवार में अगर आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, तो क्या आप उस परिवार की आलोचना करते हैं? कदापि नहीं। तो जब उस परिवार की आलोचना नहीं करते तो ये भारत आपका परिवार है, आप ये कैसे भूल जाते हैं? तो प्लीज ये सबसे ये आपने ठीक कहा, भारत तो आध्यात्म की धरती है, बौद्ध यहाँ से निकले हैं, गांधी यहाँ से निकले हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर भारतीय लोग सनातन संस्कृति को अपनाते हुए आगे बढ़ें तो शायद इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज़ादी के जो हमारे नायक थे 1857 के हों, 47 के हों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय के हों, उनके विचारों की प्रासंगिकता आज के नौजवानों के लिए किस तरीके से? देखिए, वहाँ प्रासंगिकता की बात तो हम बाद में करें, हम पहले बात करें कि जाके फटे ना पैर विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। समस्या ये है कि ये जो युवा पीढ़ी आई है ना, मैंने भी स्वतंत्रता का पीड़ा नहीं देखी, वो उस पराधीनता की पीड़ा नहीं देखी। तो जिसने पराधीनता की पीड़ा नहीं देखी ना, सिर्फ सुख ही सुख पाया है स्वतंत्रता का, तो उनके लिए उस पीड़ा को जाने बगैर इस वास्तविकता से परिचित होना बड़ा मुश्किल और दुष्कर कार्य है। इसलिए बड़ा सहज होता है कि भारत में क्या है। आप उनसे पूछ के देखिए ना, जिन्होंने भारत में कुछ नहीं देखा। कब? मैं सिर्फ उस स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रही हूँ, अदरवाइज तो भारत स्वर्ण चिड़िया रहा ही है ना, जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को सदैव यहाँ पर आमंत्रित किया है ना। तो अब आपका या किसी भी युवा का प्रश्न होगा, तो क्या इसका मतलब हम पहले पराधीन हो जाएं फिर उस पीड़ा को महसूस करें? नहीं, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है। लेकिन इस बात को जब तक आप बाह्य जो अभौतिक संस्कृति है उसके पीछे जब तक आप भागना बंद नहीं करेंगे, क्षणिक बैठें, थमें, रुकें और देखें एक 22 साल के युवा जब फांसी पर लटक रहा है तो कितनी गहरी पीड़ा होगी। यही तो बात पूछूं, उनके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? तो वो जो त्याग का थॉट प्रोसेस है, एक बार आप उन्होंने तो अपना जीवन दे दिया, आप क्या अपनी क्षणिक इच्छाओं को नहीं दे सकते अपने देश के लिए? तो जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो उस समय मंतव्य उद्देश्य एक था भारत को स्वतंत्र करना। तो क्या अभी उद्देश्य नहीं हो सकता कि भारत को एक महाशक्ति बनाना, ऐसी महाशक्ति बनाना जो भौतिक संस्कृति में तो परचम लहराए लेकिन अध्यात्म का वो सुदृढ़ धरातल पुनः प्रदान करे जहां सारा विश्व आकर एकत्रित हो और फिर कहे भारत भूमि जैसी भूमि नहीं। जो युवा आज हमारा हताश और निराश है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, हताशा और निराशा का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि बहुत अधिक उत्कंठ आकांक्षा, बहुत अल्प समय में बहुत कुछ पाने की। तो कृपा करके याद रखिए, जिस तरह 9 महीने के गर्भ में माँ जब सींचती है तब शिशु का जन्म होता है, तो जीवन में हर चीज़ को पाने का एक समय होता है। उस समय की प्रतीक्षा कीजिए। पर अगर आप हताशा और निराशा नहीं चाहते तो अपने धर्म का पालन कीजिए। या धर्म का कदापि तात्पर्य रिलीजन से नहीं। धर्म की उत्पत्ति ध्रा शब्द से हुई, ध्रा धातु से हुई, और ध्रा धातु का तो मतलब क्या? धारण करना। तो इस वक्त आपकी भूमिका क्या है? एक एंकर की। वो पूरे समर्पण के साथ आप उसका निर्वहन करें। उसी तरह से जिसकी भूमिका विद्यार्थी है, पूरे समर्पण के साथ अगर वो विद्यार्थी की भूमिका का निर्वहन करेगा। देखिए, हमारा भारत किस समस्या से जूझ रहा है? हम महसूस करते हैं भ्रष्टाचार बहुत है ना, लोग काम नहीं करना चाहते। तो कृपा करके इस देश में कोई अगर कुछ नहीं करना चाहता ना, हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को बहुत सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कृपया जो कार्य आपको मिला है या जिस कार्य का आपने चुनाव किया है, सिर्फ उस कार्य में आप अपना 100% दें, वही राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होगा। मैडम कि नौजवान पीढ़ी जो है वो वर्तमान चुनौतियों को और मुद्दों को सुलझाने के लिए आज़ादी के नायकों से किस तरह प्रेरणा ले? सिर्फ और सिर्फ अपने इतिहास को जाने, और इतिहास को जानने के बाद इस देखिए मैंने जो बात मैंने पहले कही कि उस समय की परिस्थितियां अलग अलग हैं, पर वो भी युवा थे, आप भी युवा हैं। उनके सामने समस्याएं तो हर दौर में रहती हैं, हर दौर पे रहती, चुनौतियां, समस्याएं तो बिल्कुल उस समय की परिस्थितियों से उन्होंने अपने हर मोह माया को त्याग कर अपने देश के लिए एक भाव रखा, समर्पण का। आज भी हमारा सिर्फ एक भाव होना चाहिए, देश के प्रति समर्पण का। और उसका मार्ग किस रास्ते से जाता है? अपने आपको जो पद निश्चित है,
चाहे वो अर्जित परिस्थिति है आपकी, उन पदों से निश्चित कर्तव्य को बिना किसी बेईमानी के पूर्ण करना, और हर पल एक पल रुक के आप जो कार्य कर रहे हैं, आप इस बात को इंगित रखना कि ये आपके देश के लिए कहीं अपमान का विषय ना हो। ये युवाओं का सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। हाँ। कभी मन से उच्चारित नहीं होना चाहिए कि इस देश में क्या है, ये विचार करना चाहिए कि मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ ना। हमने जो आपसे एक बात पूछी कि अभी तक जो अपेक्षित था लेकिन हम जो प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो कौन कौन सी चीज़ है? देखिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जी, राष्ट्र निर्माण के लिए हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं सकारात्मकता। इसका बहुत बड़ा अभाव है। हम निरंतर दूसरों की तरफ देख रहे हैं। हम ये तो बात करते हैं कि सड़कें नहीं बनी, सड़कें टूटी हुई हैं, बरसात में ऐसा, मैं बहुत आम बोलचाल की भाषा में समझा रही हूँ, है ना। लेकिन जैसे ही इनकम टैक्स पे करने की बात आती, क्योंकि वो जो आप इनकम टैक्स देंगे उसी से तो सड़कों का निर्माण होगा, वहाँ हम साम दाम दंड भेद से उस इनकम टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़, एक जिस बहुत साधारण भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो जो आपका योगदान है देश के प्रति, वो योगदान करना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। वो योगदान आपका भौतिक आपकी संस्कृति, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को, अपनी भूमिका को निभाए, और उन सब सर्वोपरि अपने मूल्य, अपने त्यौहार, अपने मानदंड, ये जो कुछ है उनका संरक्षण करें। उनको छोड़कर अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहेंगे, नहीं बनेगी, नहीं हो सकता। तो ये थी हमारे साथ ऋतु सारस्वत जी, जिन्होंने युवा पीढ़ी की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका विषय पर अपने विचार हमसे साझा किए। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आज की हमारी युवा पीढ़ी को आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाने वाले युवाओं के विचारों को समझने में मदद मिलेगी। इतिहास साक्षी है कि जब जब युवा पीढ़ी ने देश के लिए कुछ करने का जज्बा जागा है, तब तब देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ा है। आज की युवा पीढ़ी भी अगर चाहे तो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से लड़ते हुए देश के अनुभवी बुजुर्गों के मार्गदर्शन में देश की तस्वीर बदल सकती है। इसी संदेश के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। हम आपका बहुत आभार।